एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारे गरीब लोग डेवलप हो सकते हैं। जितना भी हमारा स्टाफ है, जिसकी ज्यादा अप्रोच है वो सिटी में है, जिसकी थोड़ा उससे कम अप्रोच तो वो आसपास है। आप क्यों नहीं हमारे गरीब लोगों पे इंसाफ कर रहे हो? अगर आप हमारे स्कूलों को डेवलप नहीं कर सकते हो तो गरीब लोगों ने वोट दिया है तो उसको काम करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए हर स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा आईएएस अफसर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा पटवारी बनना चाहिए, गिरदौर बनना चाहिए, जूनियर एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि फिर इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है बंद हो जाएगी। किस लीडर ने आज तक एजुकेशन पे काम किया? उससे पूछेंगे बताओ भाई हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? टीचर का सिर्फ और सिर्फ 40% रोल है, 60% रोल जो हमारे पेरेंट्स का। तो गरीब लोगों ने वोट दिया है तो उसको काम करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए हर स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा आईएएस। आज भी आए हो, क्या कुछ मुद्दे लेकर आज आप कागज लेकर यहाँ पर आए हो? देखिए, मैं पिछले 1 साल से, ऐसे में काम 12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल से मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे गरीब लोग डेवलप हो सकते हैं। और जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज किया, हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो यहाँ डिफंक हो चुका है, क्योंकि मैंने इस पे पूरी स्टडी की। जितना भी हमारा स्टाफ है, जिसकी ज़्यादा अप्रोच है वो सिटी में है, जिसकी थोड़ा उससे कम अप्रोच तो वो आसपास में है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है तो वो पहाड़ पे है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, जैसे आप आर्मी को फ्री हैंड देते हो आतंकवाद को खत्म करने के लिए, वैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दे दो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, मैंने हर जगह देखा। आप देखिए हमारा कलिहान स्कूल, वहाँ पे हेडमास्टर नहीं है। आप देखिए हमारा बहली का स्कूल, वहाँ पे नहीं है। हेडमास्टर बनाने के लिए आपको कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करनी है, हेडमास्टर को बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल पोस्ट नहीं निकालनी है, या प्रिंसिपल बनाने के लिए आपको कोई रिक्रूटमेंट नहीं करनी है। तो इसलिए आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं हमारे गरीब लोगों पे इंसाफ कर रहे हो? अगर आप हमारे स्कूलों को डेवलप नहीं कर सकते हो, अगर हमारे रूरल एरियाज के जितने भी स्कूल है वहाँ स्टाफ नहीं आएगा, तो आप हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर इसके लिए हैं, या चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है, इनकी नीयत साफ है। आप देखिए कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने 5000 डेस्क दिए, 5000 डेस्क दिए। वो कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिए, वो डिप्टी कमिश्नर के असल रसूख से हमको मिले। लेकिन आप देखिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है वो इस पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एटीडी किसने करनी है? एटीडी तो डायरेक्टर साहब ने करनी है ना। उसके बाद टीचरों को जो हमको हेडमास्टर मिलना है वो कमिश्नर सेक्रेटरी ने करना है, जो हायर सेकेंडरीज में प्रिंसिपल्स मिलने हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरी ने करना है। लेकिन कहीं ना कहीं एरर जो आ रहा है वो मिनिस्टर का एरर है, और कमिश्नर सेक्रेटरी का एरर है, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का एरर है। देखिए, हम इन सब की रेस्पेक्ट करते हैं, हम इन सब की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस तरह बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, 2 दिन पहले जो है क्लास 11 का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया, उसके बाद जो है बच्चों की तरफ से ये ग्रीवेंसेस देखने को मिले कि हमारे रिजल्ट के साथ जो है खिलवाड़ किया गया। उन बच्चों को पास निकाला गया जिन बच्चों के नंबर जो है 28 से नीचे, और जिन बच्चों के नंबर जो हमारे पास कुछ मार्क्स कार्ड भी यहाँ पर पड़े हुए, जिन बच्चों के नंबर 45 या 50 उन्हें फेल निकाला गया है। उसी के साथ साथ अगर मैं जिला डोडा के दूधरा जिला को, चाहे मैं भलेसा की बात करूँ या भी देकर दूधरा जिला की बात करूं, आप भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हो। बच्चों का ये कहना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह का माहौल बनता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों का ये कहना है कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में जो है वो कैमराज इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मास कॉपी जो है वो भलेसा के इलाकों की बात करूँ या जिला डोडा की बात करूँ रोज पर, इसमें क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, ये जो नकल का सिस्टम है, ये जो कॉपी का सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे नकल करके पास हो जाएंगे तो वो डोडा सिटी के बच्चे से compete नहीं कर सकते हैं, वो जम्मू के बच्चे से compete नहीं कर सकते। आप देखिए जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे स्टाफ होता है, सबसे क्वालिफाइड स्टाफ जो होता है, जो सबसे इंटेलिजेंट स्टाफ जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे होता है। और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल से और मिडिल स्कूल से इंटेलिजेंट टीचर को हटाया जाता है
और उसको हाई स्कूल में लगाया जाता है। जब बच्चा प्राइमरी लेवल से ही पढ़ के नहीं आएगा तो वो कैसे पास हो जाएगा, कैसे रिजल्ट आएगा? इसलिए सबसे पहले इनको प्राइमरी लेवल पे फोकस करना चाहिए। जब ये प्राइमरी लेवल पे फोकस करेंगे तो तभी जाके हमारे गरीब लोग डेवलप हो सकते हैं और हमारे स्कूल भी डेवलप हो सकते हैं। क्या लगता है जिस तरह हाल ही में इंतखाबात हुए डोडा की अगर मैं बात करूं, डोडा बुंजा से हमारे एमएलए महराज मलिक ने जो है अच्छे वोट से जो है जीत हासिल की, क्या लगता है आने वाले दौर में वो ज़िला डोडा के हालात ठीक कर सकते हैं? हालांकि मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सेक्टर को हम इम्प्रूव और डेवलप करेंगे। क्या लगता है अभी भी लोग जो है उसी खस्ताहाली में है, गरीब बच्चों के साथ लगातार जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है? देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। उनका जो काम करने का तरीका हो उनका ही अल्लाह हाफिज हो, हमें उस चीज़ पे कोई, लेकिन अगर उसको गरीब लोगों ने वोट दिया है तो उसको काम करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए हर स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा आईएएस अफसर बनना चाहिए, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा पटवारी बनना चाहिए, गिरदौर बनना चाहिए, जूनियर एस्टेट बनना चाहिए, क्योंकि फिर इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है बंद हो जाएगी। किस लीडर ने आज तक एजुकेशन पे काम किया? मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं, एजुकेशन पे काम कर रहा हूं कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है ठीक होना चाहिए, और जो मैंने पाया इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है, इसमें बहुत बड़ी धांधली है। आप देखिए कि सारा का सारा स्टाफ जो है वो सिटी में है और रोल है ही नहीं, रोल जीरो है। अगर आपके पास सिटी के स्कूल में रोल ही नहीं है, वो टीचर को मुफ्त तनख्वाह क्यों दे रहे हो आपको? और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एटीडी करिए। जब आप एनुअल ट्रांसफर ड्राइव करोगे तो हमारे जितने भी रूरल एरियाज के स्कूल हैं तो वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन आपने जो ट्रांसफर्स करनी है वो आपने सिस्टम को मद्देनजर रख के, ये क्या बोलते हैं इसको, रेशो को देखना है। जो हमारा पीटी लिए एक मैसेज है कि जो 26 तारीख को मीटिंग होती है वो मीटिंग आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि जब आप मीटिंग अटेंड करेंगे आप वहां टीचरों से पूछेंगे बताओ भाई हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जब तक ना आप मीटिंग अटेंड करोगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि टीचर का सिर्फ और सिर्फ 40% रोल है, 60% रोल जो हमारे पेरेंट्स का रोल है। लेकिन अगर वो स्कूल में विजिट नहीं करेंगे, अपने बच्चे को देखेंगे नहीं, वो किस सोसाइटी में रह रहा है, वो कहाँ पे अपना सिस्टम चला रहा है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि आप 26 तारीख को मीटिंग अटेंड कर लीजिए। आप टीचर से वहाँ पूछिए कि बताइए हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। जब आप स्कूल में विजिट करोगे तो तब जाके हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है ये डेवलप हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब बातचीत करने के लिए। आज हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। आप सबको पता है और आप सबके पास आयुष्मान कार्ड होगा भी। मैं आपको बता दूं, सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए थे हम लोगों के, जब भी हम कोई बीमार हो या हमारी फैमिली में कोई बीमार हो, हमारे मेडिकली हेल्प के लिए। बट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो सीधा इनकार कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है आयुष्मान कार्ड नहीं वैलिड है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कश्मीर से ये मामला आया है, उधमपुर से, इवन कि जम्मू से भी सामने निकल कर आया है कि वहां पे मरीज को या उनकी फैमिली मेंबर्स को सीधा मना कर दिया गया है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। अगर सरकार ने ये चीज बनाई है तो वैलिड क्यों नहीं है? जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल से भी ये मामला निकलकर सामने आया है, जिन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पर वैलिड नहीं है। इंसान के अगर ये आयुष्मान कार्ड मिला है तो वो इसको यूज करेगा। जैसे कि कुछ गरीब भी होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कोई बड़ी बीमारी है, किसी चीज का भी इलाज करवाने के लिए, तो उन लोगों को इस कार्ड से काफी हेल्प मिलती है। वो जब ये कार्ड यूज करते हैं तो वहां पे उनको साफ तौर पे मना कर देते हैं कि ये कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं। सोचिए उन लोगों का हाल क्या होगा। तो मैं आपको यही बोलूंगी, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई आपको मना कर रहा है या कोई हॉस्पिटल आपको साफ तौर पर इनकार कर रहा है, तो अब आप उसकी कंप्लेंट जो है वो करवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आयुष्मान कार्ड को यूज करते समय अगर कोई हॉस्पिटल आपको मना करता है तो आप उसकी कंप्लेंट जरूर दर्ज कीजिए, क्योंकि सरकार ने ये कार्ड हमारी हेल्प के लिए बनाया है, हमारे किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बनाया है। हर किसी ने आयुष्मान कार्ड अपनी हेल्प के लिए ही बनाया, तो वो यूज क्यों ना करे। अगर ये यूज करने के लिए ही बनाया तो उसको आप हॉस्पिटल्स वाले क्यों बोल देते हैं कि वैलिड नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कोई भी अब आपको किसी भी हॉस्पिटल में मना करे, चाहे वो कश्मीर हो, उधमपुर हो, जम्मू ही क्यों ना हो,
आप उनकी कंप्लेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आयुष्मान हमारी हेल्प के लिए है। आप इस चीज का फायदा जरूर उठाएं। सरकार की तरफ से अगर हमें कोई हेल्प मिल रही है तो उस चीज को हम यूज क्यों ना करें। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आगे से अगर आपको कोई भी मना करे तो आप उसकी कंप्लेंट करवाने में बिल्कुल हिचके नहीं, आप जाके कंप्लेंट जरूर कराएं। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं पंखुड़ी, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं पंखुड़ी। इस समय की खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप भी सुनकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर अपने बच्चों को जो है अपने फ्रेंड्स के घर पे अलाउ करते हैं जाना। हम बोलते हैं कि चलो बच्चे फ्रेंड्स होते हैं, उनके घर पे आना जाना बच्चों का लगा रहता है। मगर मैं आपको बता दूं, ये खबर जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें 13 साल की एक लड़की जब अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है, वहां पे उसके साथ जो होता है उसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। क्योंकि बावे का ये मामला सामने निकल कर आया है, जहां पे एक 13 साल की लड़की दिन के समय अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है। वहां पे उसके साथ एक लड़के ने जो है वो दुष्कर्म यानी कि रेप किया उसका। आप सही सुन रहे हैं, एक 13 साल की बच्ची जो है जिसका एक लड़के ने जो है रेप कर दिया, वो भी उसकी फ्रेंड के घर पर ही, बावे के बिल्कुल पुलिस स्टेशन के 500 मीटर दूरी पे जो है, वहां से ये मामला निकल कर सामने आया है। ये सब होने के बाद वो बच्ची जो है खुद पुलिस स्टेशन में गई, वहां जाकर उसने पूरी जो कहानी है, ये सब बातें जो है पुलिस वालों को बताई। वहां से उसकी फ्रेंड और उस लड़के को अरेस्ट भी किया गया। और मैं आपको बता दूं, अरेस्ट करने के बाद पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग उन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया, उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस टाइम पे बच्चों का फ्रेंड के घर पे आना जाना भी अब सेफ नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ही जो होते हैं जिनके पास बच्चे जाते हैं, लेकिन अब तो वो भी सेफ नहीं है, जिनके पास वो जाके कुछ भी उनके घर में जाना या उनसे मिलना भी अब सेफ नहीं रहा। आपका क्या कहना है इस खबर को लेके, हमें जरूर बताएं। और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहूंगा आज आपको जम्मू की तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये तूफान जो है जम्मू में पूरे जोरों से, मौसम ने बदले अपने मिजाज। आप देख सकते हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के माध्यम से तूफान की। मौसम ने फिर बदला अपना मिजाज। और मैं पूछना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पे मौसम खराब है जम्मू कश्मीर में। आप इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तूफान की तस्वीर देख सकते हैं आप ये। मैं बताना चाहूंगा इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के माध्यम से, आप देख सकते तूफान जम्मू में, मौसम ने फिर बदला अपना मिजाज। आप देख सकते हैं तस्वीरें ये। आप देख सकते हैं तूफान पूरा जोरों से है। मौसम आप देख सकते हैं बारिश वाला मौसम हो चुका है।
बस वैसे थोड़ी छोटी इससे आगे उठो गई इसकी साइड 200 आगे उठो स्टैंड पर और क्या ना ठीक हो बता देगा हम घर चले करो छोटी देखो सबसे बढ़िया हाँ ये लगती शुरू नहीं है चलो चलिए या पीछे ही लाओ और पीछे ही ला जाओ बड़े ही है ये नहीं
हेलो करी दे साबन होने दे करी दे है निकली टूटी हाँ बस हो जा आज पहलगाम में है, फिर गुलमर्ग जाएंगे, श्रीनगर और फिर वापस। और हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह बनती है कि जब शुरू में अभिजीत ने इस ग्रुप के हवाले से बात की तो कहा था कि मैं 20-25 लोगों को अपने साथ लाना चाहता हूं। जब हमने कहा कि जरूर आइए तो 25 से तादाद 40 की बनी। जब प्रोग्राम फाइनल हुआ और मैंने इनसे कहा कि मैं पहलगाम में इनसे मिलने जरूर आऊंगा तो नंबर 50 तक पहुंच गया था। आज मुझे पता चला कि 60 जो है वो नंबर क्रॉस कर चुका है और 60 के आसपास महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह ट्रैवल और ट्रेड को जो है ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस मौके पर अपने तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से, पहलगाम के लोगों से की तरफ से अभिजीत और इनके साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं जवाब दूँ। उसको पहलगाम की भी लोकेशन है, बाइसन और उसके अलावा पहले आलू
तो यहाँ के लोगों की भी डिमांड है कि वो जम्मू को खोल दिया जाए, लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, और जो बाकी जगह भी बंद है कश्मीर में दूसरी टूरिस्ट। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये शायद सबसे अहम सवाल है, क्योंकि बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहां के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें बनिस्बत के किसी और तौर पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं मानता हूं फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आरू के हवाले से बात की जा रही है, सोनमर्ग में खाजवास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है, श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बादामवारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही मत करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें, और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बैसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पे सोचा जाना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। उमर साहब यहाँ से सर, जैसा कि पहलगाम बैसरन हमले के बाद कुछ राज्यों से मंत्री आए थे और यहाँ से पर्यटकों को ले गए अपने राज्यों की ओर, क्या आप यहाँ पे अभी उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे ही वहाँ के मंत्री कुछ अब यहाँ पे आएंगे पर्यटकों को लेकर, जिस तरीके से निकाला था? हमें जरूरत नहीं है कि उनके मंत्री उनको एस्कॉर्ट करें। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वो जल्दी यहाँ से निकलना। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक वाटरमेलन पे न्यूज दी थी कि मार्केट में कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं रहा है, तो आप देख रहे थे वो कश्मीर से वीडियो निकलकर सामने आई थी कि वाटरमेलन के ऊपर वो आदमी कैसे वो प्लास्टिक की शीट की तरह बिल्कुल पतली पतली लेयर्स जो है वो खींच के निकाल रहा था। आज भी मैं वही न्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ, एक और वाटरमेलन को लेके जो एक स्कैम बोल दीजिए आप, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जस्ट अभी जो है मार्केट से परचेज करके हम घर लेकर आए। जैसे कि आपको पता ही है कि समर्स में सबको ही वाटरमेलन बहुत पसंद होता है, और ये हाइड्रेशन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि गर्मियों में और ये हीट वेव चल रही है उस टाइम पे वाटरमेलन बहुत ही नीड है सबको खाने के लिए, क्योंकि हाइड्रेशन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसके काफी सारा बेनिफिट्स हैं। मगर मार्केट में जैसे कि कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये वाटरमेलन हमने घर लेके आए, पहले तो सबसे पहले आप इस पे देखिए ये जो व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं, आई डोंट नो ये क्या है, किस चीज के हैं, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे स्पॉट्स देखे ही नहीं। और कुछ लोग बोलेंगे कि आप ऐसा देख क्यों आए, बट मैं आपको बता दूं हर चीज हम लेडीज तो परचेज करने नहीं जाती, ऑब्वियस है जेंट्स भी कुछ चीजें लेके आएंगे। जैसे कि
ये वाटरमेलन अब जेंट्स को तो वो कुछ भी पकड़ा देते हैं और वो लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग इतना चेक नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू हम लेडीज की तरह। बट जब अगर आप जेंट्स को भी कोई चीज दे रहे हैं तो आप वो भी देख के दीजिए। आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाटरमेलन अभी आया और मैंने जैसे इसको चेक किया तो सबसे पहले तो ये व्हाइट स्पॉट्स देख के मैं हैरान थी कि ये है क्या, क्योंकि किसी भी वाटरमेलन पे ऐसे व्हाइट स्पॉट्स मैंने देखे नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये वाटरमेलन जो है मैं अपना नेल ही खाली यूज कर रही हूँ और इस पे से भी वैसे ही सेम जो लेयर्स हैं वो निकल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए सेम वैसे ही जो लेयर्स हैं वो भी इस वाटरमेलन के ऊपर से ऐसे करके जो है वो निकल रहे हैं। चाहे मैं नेल्स यूज करूं चाहे मैं ऐसे भी इसको पुल कर रही हूँ तो ये जो लेयर्स है शीट की जैसी है, कुछ प्लास्टिक। इवन कि इसका कलर भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे कि कलर भी इसका निकल के मेरे हाथ पे लग चुका है। आप सोचिए कि ये शीट, आप खुद इसको करीब से देखिए कि ये क्या है और ये सामने प्लास्टिक की तरह जो है वो दिख रहा है। इसका कलर आप देखो, अगर ये सही वाटरमेलन होता तो ये कभी अपना कलर नहीं छोड़ता, क्योंकि जो चीज प्योर होगी वो कलर नहीं छोड़ती। ये देखिए आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक शीट की तरह जो एक लेयर है इस पे ऐसे लग रहा है कि फिक्स की है किसी तरीके से, या इसको इंजेक्शन के थ्रू कलर दिया है। क्योंकि ये देखो, ये देखिए आप ऐसे शीट्स की तरह जो है ये जैसे कलर दिया है और ये एक तरह की शीट्स की तरह ये निकल रहा है और इसका कलर जो है वो पूरी तरह से मेरे हाथ पे, चाहे वो सीधा हाथ हो चाहे उल्टे हाथ में, मैं आपको बता दूं वो लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जैसे मैंने ये न्यूज की थी कि वाटरमेलन हो या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल है वो ऑर्गेनिक नहीं है, सेम हो रही है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो भी इंस्पेक्शन वाले हैं प्लीज एक बार मार्केट में जाकर इंस्पेक्शन जरूर कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है मार्केट में हर चीज आपको प्योर मिल रही है। तो जो भी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं मार्केट में, मैं एक बार बोलूंगी कि वो पर्सनली जाकर प्लीज वहाँ पे इंस्पेक्शन जरूर कीजिए कि जो मार्केट में हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वो दे रहे हैं वो प्योर है भी है कि नहीं। उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर वो लोगों को बीमार करना चाहते हैं या उनको गर्मी से बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर गर्मी से बचाना चाहते हैं तो ये वाटरमेलन की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो हमें बीमार करना चाहते तो फिर तो ये वाटरमेलन एज इट ऐसा ही आएगा घर पे और ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि वो अगर उनको है कि हमने कोई चीज ऑर्गेनिक नहीं देनी है। आप सोचें ये जो वाटरमेलन है इसका कितना ज्यादा कलर और ये शीट जैसा जो निकल रहा है, आप अपने बच्चों को क्या, आप किसी बड़े को भी ये शायद ना दें, क्योंकि बच्चों को जैसे स्कूल्स में आजकल फ्रूट ब्रेक्स होती हैं, बच्चों को मॉर्निंग में फ्रूट लेकर जाना ही जाना है और बच्चों को वैसे भी गर्मियों में वाटरमेलन्स, मैंगो बहुत पसंद होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये वाटरमेलन जिसकी ये हालत है ये हम मार्केट में ला के अपने बच्चों के लिए फ्रूट पैक करके उनको स्कूल में देंगे, क्योंकि ये वाटरमेलन खाने के लायक तो नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस खबर को लेके? ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है वो शेयर करें और आप लोग भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि मार्केट में जो है ऐसी मिलावट वाली चीजें अब आ चुकी है। क्योंकि वाटरमेलन सबको पसंद है तो आई थिंक इसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है वाटरमेलन को, क्योंकि लोग यही चीजें जो है ज्यादा पसंद करते हैं इस टाइम पे खाना। तो अब क्या मैंगो में भी मुझे लगता है कि एक बार हमें जो भी चीज लेनी होगी उनके सामने वहाँ कट करके चेक ही करनी पड़ेगी। तो आप लोगों का क्या कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखिए, हम सबके लिए जरूरी खबर हो सकती है। आपको बता, नोटिस निकाला गया है जिसमें बताया गया है कि जून में 4 दिनों तक जो कि मार्केट्स बंद रहने वाली है। अभी फिलहाल ये नोटिस आप देखते चलिए, ये जो नोटिस है इस पर साफ लिखा गया है कि राजसिल्क रोड शॉपकीपर एसोसिएशन के द्वारा, जहां पर बताया गया है कि अगले 4 दिनों तक जो कि जो मार्केट्स है वो बंद रहने वाली है। इसमें फिलहाल कौन कौन सी मार्केट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी और ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिएगा। फिलहाल 4 दिन तक यानी 19, 20, 21 और 22 जून को मार्केट्स बंद रहने वाली है। और साथ ही साथ आपको भी अगर कोई काम हो तो इन दिनों से पहले ही निपटा ले, क्योंकि अगर आप इन दिनों के बीच मार्केट्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा और मार्केट्स आपको यहाँ पर बंद दिखेंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिलहाल ये जो नोटिस है आज आया है जिसमें बताया गया है कि 19, 20, 21 और 22 जून को जो कि मार्केट्स बंद रहने वाली है। ऐसे में फिलहाल जितने भी दुकानदार हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने काम जो कि पहले ही निपटा लें।
और आपको बता दें कि अभी फिलहाल हम जम्मू की ट्रेड मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ के दुकानदारों से भी जरूर जानेंगे कि गर्मियों के कारण किस तरह का जो इस वक्त कस्टमर्स का रुझान है, कस्टमर्स किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये भी जरूर जानेंगे। फिलहाल कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम गुप्ता है। क्या कहना चाहेंगे कि गर्मियाँ काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर किस तरीके से आ रहे हैं और गर्मियों के कारण क्या प्रभाव जो कि आपके काम पर पड़ा है? देखिए, पहले तो इंडो पाकिस्तान जो लड़ाई के कारण भी जो हमारा मैक्सिमम जो कस्टमर हमारा जो है टूरिस्ट है, तो उस कारणवश जो कि टूरिस्ट थोड़ा सा डर गया कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लग रही है, उस कारणवश तो बड़ा नुकसान हुआ है हमारे कस्टमर के रिलेटेड। बाकी हिंदुस्तान ने करारा जवाब दे के पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है, तो उससे हमारे को जो नुकसान हुआ उससे हमारे को परेशानी नहीं है। मगर अब हमें आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि नेशनल न्यूज़ भी इसको कहे कि जम्मू अब सिक्योर है। जम्मू जो पहलगाम में जो हमला हुआ था वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हुआ था और जम्मू प्रोविंस जो है खुशहाल इलाका है और यहाँ पे आप घूमने के लिए भी आ सकते हैं और यहाँ पे दर्शनों के लिए भी बड़ी बड़ी अच्छी जगह, काली माता का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मेन मंदिर है और माता वैष्णो देवी का प्राचीन मंदिर है। तो उन मंदिरों को देखने के लिए आना चाहिए और साथ में यहाँ पे हिली एरिया बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सुकराला माता मंदिर है और वहाँ अच्छी जगह देखने वाली है। आप यहाँ पे अपना पटिटाप चले आइए, आप मानतलाई, सनासर, मानतलाई, सुधमा देव, ये जगह देखने वाली है जो कश्मीर से हट के है। अगर आप कश्मीर से बेटर और सेफ और सिक्योर देखना चाहते हो तो वो हमारा जम्मू प्रोविंस है, वहाँ पे आना चाहिए। सर, आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि गर्मी के कारण कुछ आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा है? गर्मी के कारण तो पड़ता ही है, ऐसी बात नहीं है। सुबह शाम दोपहर को लोग कम निकलते हैं, शाम को लोग आते हैं। बाकी ये कारण टेररिस्ट के कारण वैष्णो देवी यात्रा वो कम हो गई है, तो वो वैष्णो देवी यात्रा को रिवाइव जरूरी करना है। उससे जो जम्मू की इकानमी है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। अगर हम वैष्णो देवी का 10% भी वो टूरिस्ट हम जम्मू के अलग स्थानों पर भेज सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू के जो डेस्टिनेशन जैसे पत्नीटाप, सन्नासर, सुधमा देव, मानतलाई, ये सबसे बेस्ट है। वो ठंडे इलाके हैं और गर्मियों के लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट को यहाँ पर फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। पत्नीटाप में वहाँ ठहरने का इंतजाम नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पर, तो कुछ फैसिलिटी टेंटेड अकोमोडेशन होनी चाहिए, थोड़ी सस्ती अकोमोडेशन, ताकि आम बंदा भी वहाँ पर जा सके। तो मैं यही कहता हूँ वहाँ पर उसको अच्छे तरीके लेकिन अगर अभी की भी बात करें, पत्नीटॉप में गर्मी के कारण बिजनेस पूरे तरीके से ठप बैठ गया हुआ है। कोई टूरिस्ट जो कि एक कारण नहीं होता है। देखिए, आम बंदे को जाने के लिए वहाँ पर आप आएंगे 5,000 रुपये का होटल जी, 4,000 रुपये का होटल, कौन जम्मू का बंदा यहाँ आएगा वो 5,000 रुपये के एक रात के लिए? तो उसके लिए मैं वही कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए वो टेंटेड अकोमोडेशन बनाया जाए वहाँ पर। वहाँ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, आप कभी जाकर देखना, एक ही पब्लिक टॉयलेट है वहाँ पर, इतना बड़ा पत्नीटॉप होने के कारण। तो वहाँ कम्युनिटी किचन्स बनाई जाए ताकि लोग अपना सामान लेकर वहाँ पर एक खाने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है। अब 5,000 रुपये का कमरा अगर आपको 500 रुपये का एक टेंट मिल जाता है तो कौन नहीं जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है वहाँ पर। आपने आम बंदे ने अगर पत्नीटॉप जाना होगा तो वो पहले तो अपनी गाड़ी का इंतजाम करेगा, आम बंदा नहीं कर सकता। उसके लिए मैं चाहता हूँ जम्मू से पत्नीटॉप स्पेशल टूरिस्ट बस लगनी चाहिए और कम से कम 2 बसें जो जाए और आए। अगर रश बढ़ता है तो और बढ़ाया जाए ताकि आम बंदा भी उसमें जाने में अप्रोच उसकी हो जाए। ये ज़रूरी है, ये एक मैसेज बड़ा ज़रूरी है, ये ज़रूर देना चाहिए। देखिए, फिलहाल तमाम जो कि यहाँ पर दुकानदार है, कईयों से बातचीत भी हमने की और फिलहाल क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। लेकिन आपको बता दूं कि जून में अब 4 दिनों तक जो मार्केट्स है वो बंद रहेंगी। 19, 20, 21 और 22 जून को मार्केट्स बंद रहेंगी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती है। अभी भी फिलहाल अगर आप मार्केट्स की ओर देखेंगे तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है। जो मार्केट्स की सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं सूनी पड़ी हैं क्योंकि जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे में फ़िलहाल अभी बताया जा रहा है कि 4 दिनों तक जो मार्केट्स बंद रहेंगी उनमें बताया जा रहा है कि राज सिल्क रोड, पटेल बाज़ार, कनक मंडी, लिंक रोड, पुरानी मंडी और साथ ही साथ रेजिडेंसी रोड की मार्केट्स बंद रहने वाली है। तो इसकी जो मार्केट्स है वो बंद रहने वाली है। अभी फ़िलहाल आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप को भी अगर काम पड़ता है 19 तारीख से पहले तो आप
पहले ही अपने कामों को ख़त्म कर लें, क्योंकि 19 के बाद 4 दिनों तक जो छुट्टियां हैं वो गर्मी को लेकर परेड की मार्केट में पड़ेंगी, जहां पर मार्केट्स हमने बताई, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे और ध्यान से सुनिएगा, जिसमें बताया गया है कि राजशिल्प रोड, साथ ही साथ पटेल बाजार, कनक मंडी, लिंक रोड, पुरानी मंडी, रेजिडेंसी रोड की जो मार्केट्स है वो बंद रहेंगी। ऐसे में अभी फिलहाल आप क्या कुछ राय रखते हैं, अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। और जो 4 दिनों तक छुट्टियां रहने वाली हैं, अगर आगे छुट्टियां बढ़ती हैं वो भी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखते चलिएगा। देखते हैं इंडियन टीवी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त। लगभग 45 साल एज है। इस एज में पहली बार मैंने अगर घबराया हूँ तो कल रात को मैं घबराया। जब आंधी आई तो ऐसा माहौल लगा कि पहले परिवार बचाना बहुत मुश्किल हो गया। यही रिक्वेस्ट है कि हमारी की जिनाली मदद होनी चाहिए हमको। तो नुकसान तो बहुत हुआ है, देखने के लिए आगे हम कोई फ्रॉड नहीं बोलेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे। हुआ है तो इसी साल मकान बनाया था, तो तकरीबन 1.5 लाख अभी भी मतलब लोगों का कर्जा देने के लिए। जैसा राजू सिंह का नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान दूसरे घर को हमें देखने को नहीं मिला। तेज हवा के बाद जमीनी हकाइक क्या बता रहे हैं, किस तरह का नुकसान है और जिला इंतजामिया तक किस तरह की रिपोर्ट है, जिला इंतजामिया इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ कर रही है, कितना नुकसान है, आप लोगों तक और जिला इंतजामिया तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। फिलहाल जितने भी देखने वाले हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वक्त मैं पंचायत कोटी के वार्ड नंबर 3 में हूं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में काफी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। साथ में अगर बता दूं, घरों के ऊपर जो शेल्टर जो टीन था वो उड़ के काफी दूर जा गिरा है। अभी भी कुछ लोगों को वो मिला नहीं है, या फिर एक ही बार उड़ के जो है किसी दूसरे के घर में चला गया है, पता चल भी नहीं पा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, जहां पर एक मकान को जो नुकसान हुआ है, पूरी तरह से मकान का जो मैं कहूंगा ऊपर वाला जो शेल्टर था वो पूरी तरह से उड़ के बाहर आया है। उस सब को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है घर के मालिक राजू सिंह, इनका नाम है। राजू सिंह, सबसे पहले जानना ये चाहूंगा कि जब तेज आंधी चली और घर का छत उड़ जाता है तो किस तरह का माहौल था उस वक्त और क्या कुछ आप सोच रहे थे? शुक्रिया मुदासिर आपका। जब आंधी आई तो ऐसा माहौल लगा कि पहले परिवार बचाना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद जब ये टीन के फटे उड़ने लगे और लकड़ी का मतलब ये शोर शराबा हो गया सारा, तो हम अंदर ही बैठे फिलहाल साहब। तो उसके बाद फिर ये जो टीन की मतलब शीटें वगैरह थी, लकड़ी वगैरह ये जब गिरना शुरू हो गई तो हम अंदर ही बैठे। फिर भी जब दीवार ने गिरनी शुरू हो गई तो फिर हमने चिल्लाना मलाना सब शुरू कर दिया। तब तक फिर थोड़ी आंधी भी रुक गई और क्या बोलते गांव वाले भी आ गए। हमने इनको सपोर्टे मोपोटे दी, राशियों से ये टीन शीन हमने खींच के ये सारा कुछ ऐसे कर दिया। तो यही वारदात है। तो नुकसान काफी हुआ है। तो इसी साल मकान बनाया था, तो तकरीबन 1.5 लाख अभी भी मतलब लोगों का कर्जा देने के लिए है। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारी की जिनाली मदद होनी चाहिए हमको। तो नुकसान तो बहुत हुआ है, देखने के लिए आगे हम कोई फ्रॉड नहीं बोलेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे। अभी नया मकान आप बना रहे थे, मसा आपने शेल्टर किया था, टीन दिया था, लेकिन तेज आंधी ने आपका नुकसान कर दिया है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो देखने के लिए इधर, तो हम तो ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन देखने के लिए इधर क्या मतलब बनेगा तो कैसे होगा, लेकिन ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि कम से कम 2-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे जिला इंतजामिया से? जिला इंतजामिया से यही अपील करना चाहते हैं कि कोई मौके पे टीम भेजें और मौके पे देखें। अगर हम झूठ बोलेंगे या हमारे पास कोई सबूत नहीं या कुछ नुकसान नहीं होगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन टीम कोई आनी चाहिए, देखनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो एमएलए साहब से क्या रिक्वेस्ट, क्या तवक्को रख सकते हैं आप? एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि जनाब गरीबों की तरफ ख्याल रखें और ऐसे ऐसे अगर काम होते रहेंगे तो जनाब जरूरी उनका भी फर्ज बनता है, कुछ मदद हमको मिलनी चाहिए। और नाज़रीन किराम, आपको बता दूं, जब घर बनाना होता है तो काफी मुश्किलात रहती है और काफी अरसा लग जाता है। और इनका कहना है साफ साफ कि नया मकान बना रहे थे और जब तेज आंधी चलती है और मुश्किल से अपने परिवार बचाया। इसी सब को लेकर नायब सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ नायब सरपंच साहब, आप यहाँ के बिल्कुल हमसाये, इस घर के बिल्कुल हमसाये हैं, क्या कहना चाहेंगे? रात को जब आंधी आती है पूरे इलाका जो है डर और खौफ में रहा, और उसके बाद इस घर के हवाले से अगर बात करें तो कितना कुछ लग रहा है आपको नुकसान है अभी? शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपका और आपके चैनल का भी। आप वक्तन फवक्तन यहाँ पे आके गरीब लोगों की आवाज़ बनते हो और एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुँचाते हो। मैं बोलता हूँ ऐसे
चीज़ें और ऐसी इंसानियत, ये एक मिसाल रहती है। रहा रात का मसला जो आंधी का था, ये मेरी भी इस वक्त लगभग 45 साल एज है। इस एज में पहली बार मैंने अगर घबराया हूँ तो कल रात को मैं घबराया हूँ। और हवा इतनी तेज थी कि जो जहाँ पे था, शुक्र है अल्लाह का कि रात के टाइम में ये वाक़ा हुआ, दिन को होता तो अल्लाह जाने कि कितनी कैजुअल्टियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिली। और तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई घर ऐसा नहीं है जिस गरीब ने कहीं टीन का फटा लाया था, वो छत के ऊपर बिठा के रखा था, उसको इस वक्त उस टीन की फटे की मतलब वापस आने की कोई गुंजाइश, हमने ढूंढा भी, आज दिन को हमने पूरा सर्च किया इलाके में, कहीं भी कोई चीज हमें वापस मिल नहीं रही है जो हमारे घरों से हवा ने उड़ा ली है। रहा इस घर का मसला, मैं बोलता हूँ सबसे पहले शुक्र है अल्लाह का कि माल और जान का नुकसान नहीं हुआ। इसमें जो इनका मकान था, ये मेरे वार्ड नंबर 3 के अंदर, मैं 3 नंबर की बात करूंगा, यहाँ पे एज ए हमसाया भी हूँ मैं यहाँ पे, लिहाजा ऐसा जैसा राजू सिंह का नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान दूसरे घर को हमें देखने को नहीं मिला। मेरी तरफ से पूरी वार्ड नंबर 3 के लोगों की तरफ से, पूरे इलाका कोटी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी पुरजोर अपील रहेगी, ये गुजारिश रहेगी, आज तक हमने उनसे कुछ नहीं मांगा है, लिहाजा कोटी की तरफ वो ध्यान दें और ऐसे ऐसे केसेस को वो सॉल्व करें जो इन चीज़ों के मुस्तहिक हैं, जो इनके हक रखते हैं। इसके अलावा जो हमारे दरख्त थे वो भी डैमेज हो चुके हैं, वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। मक्की जो खेतों में लगाई हुई थी वो भी तो मिसमार हो गई है। जब मकान उड़ने लगे तो मक्की और दरख्तों की तो बात ही नहीं थी। किसी बेचारे गरीब को, किसान को अगर एक अखरोट का दरख्त इस वक्त गिर गया है या उससे उसकी वो टहनियाँ जो गिरी हैं, उसकी उम्मीदें थी उस पर कि मेरा आने वाला जो भविष्य है, चलो 10,000 का मैं अखरोट बेचूं तो इसी हालात में अपने बच्चों का सहारा बनूं। लिहाजा आज ऊपर वाले ने उस सहारे को भी हम गरीब लोगों से छीन लिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों पर फोकस किया जाए और कम से कम इतना करें कि इसमें हफ्ता 10 दिन की गुंजाइश ना रखें। वो कल के बाद टीम बनाएं और इलाके में सर्च करें, क्योंकि अगर राजू सिंह का मकान इस वक्त डैमेज है, अब ये एक ही या 2 कमरे इसके पास हैं, ये पूरा डैमेज है इसको, अब इसने बच्चों को यहाँ पे बिठाना भी है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी टीम का इंतजार करने के लिए 10 दिन का वेट नहीं कर सकता। कल की डेट में ये इसको छत डालेगा या पूरे गाँव में मिलकर इसको हम छप्पर यहाँ पे बना देंगे। लिहाजा परसों अगर कोई पटवारी आएगा वो बोलेगा नहीं अभी गिरा ही नहीं था। लिहाजा डीसी साहब हमारे बड़े अच्छे हैं, जब से वो डोडा में आए उनने सदारत संभाली है, तब से हर गरीब को इंसाफ मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत इस पे एक्शन लेंगे और हम गरीबों तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। ज़मीनी हकाइक ये बता रहे हैं कि पंचायत कोटी में अगर बात की जाए तो बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो वो राजू सिंह के घर को पहुंचा है। जिस तरह से नायब सरपंच ने कहा कि फिलफोर जो है लोगों को मदद मिलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से, और कोई भी ताखीर इस चीज में ना की जाए, ताकि आने वाले कल में, जिस तरह से इनका कहना है कि राजू सिंह के जो परिवार है अभी जो है इस घर में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो छत है वो पूरी तरह से गायब है और अंदर बैठना जो है खतरे से खाली नहीं है। पूरी तरह से घर जो है मैं कहूँगा मिसमार हो चुका है। आने वाले कल में जो है उम्मीदें, जहाँ पंचायत कोटी के जितने भी लोग हैं उनकी उम्मीदें टिकी है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्द जो है इस मामले की जांच करे और टीम, जो भी टीम बनानी है कल से ही शुरू करे। जिस तरह से एक्स नायब सरपंच ने कहा कि जनाब जितना जल्दी हो सके वो जो है लोगों तक मदद मिलनी चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मक्की या फिर अखरोट्स के दरख्त या फिर जितने भी फ्रूट्स के दरख्त है वो गिरे हैं, उनका भी मुआवजा जो है लोगों को मिलना चाहिए। फिलहाल इंडिया ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुरसिरवानी को दीजिए इजाजत। खुदा। कल तक जो मौसम है वो चेंज हो सकता है, और वहीं अगर कल रात की अगर हम बात करें, वहीं पर जो कि बादल जो कि छाए थे, और वहीं पर आधी रात को जो कि बारिश हुई काफी ज्यादा तेज, और आज सुबह की भी अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले जो कि बादल छाए थे, लेकिन वहीं अब तेज धूप जो कि वो देखने को मिल रही है। अभी भी आप अगर आसमान की ओर देखें तो देखिए किस तरीके से तेज धूप देखने को मिल रही है। और वहीं कल आपको बताया गया था हमने कि कल जो कि अगले 72 घंटे तक जो कि मौसम चेंज रहेगा, और वहीं अगर आज की भी बात करें, अभी फिलहाल धूप है, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि जो मौसम है वो चेंज हो सकता है और बारिश जो कि वो हो सकती है। अभी भी फिलहाल कई इलाकों की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में अभी भी जो मौसम है वो चेंज है। कई इलाकों में अभी भी बारिश जो कि हल्की बारिश चल रही है, और कई इलाकों में जो कि बादल छाए हैं। अगर वही कटरा की बात करें या बाकी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो अभी भी वहाँ पर जो कि मौसम चेंज है और वहाँ पर जो कि बादल छाए, और कई इलाकों में जो कि हल्की बारिश चल रही है। लेकिन जो भी तस्वीरें बिल्कुल आप जम्मू से देख पा रहे हैं, और जम्मू में इस वक्त जो कि कड़ी तेज
धूप है और वहीं जो कि गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इन तमाम लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम है और कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम है पहले दिनों से, क्योंकि गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है बारिश के बाद। और अभी फ़िलहाल मौसम में कहीं ना कहीं चेंज जो कि आया है और अभी फ़िलहाल कुछ जगहों पर हवाएं चल रही है। अभी भी फ़िलहाल तेज़ धूप के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भरी सांस जो कि लोगों को मिल रही है, क्योंकि फ़िलहाल जो मौसम है वो कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ी सा कम है और जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है, ताकि लोग जिससे राहत पा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो पसीने हैं पिछले कुछ दिनों से लोगों के छूट रहे थे गर्मी के कारण, अभी फ़िलहाल उनसे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। आप सभी लोग अपने एरियाज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके इलाकों में क्या कुछ मिजाज है मौसम का, क्या कुछ हाल है आपके इलाकों में मौसम का, और कहाँ कहाँ पर बीती रात को बारिश हुई है और कहाँ कहाँ पर अभी जो हल्की बारिश है वो चल रही है। ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताते चलेगा। फ़िलहाल अगर पहाड़ी इलाकों की भी बात करें तो हर जगह पर इस वक्त जो कि बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो बादल है वो छाए हैं पहाड़ी इलाकों की ओर, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में इस वक्त जो कि तेज़ धूप है। हालांकि कुछ समय पहले जो कि बादल छाए थे, लेकिन वहीं अभी फ़िलहाल तेज़ धूप देखने को मिल रही है। और वहीं पर लोग जो कि अपने घरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं। और इस वक्त जो ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं वो है छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब आप सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, और जितने भी छोटे बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब समर वेकेशंस पड़ेंगी ताकि उनके बच्चे जो कि घर रह सके। और आप सभी लोग जो कि इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर करते चलिएगा। अपने एरियाज़ के बारे में ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। उसमें उनका इलाज होता है। जब गरीब को प्रॉब्लम आती है वो एक छोटे से हॉस्पिटल में जाता है, अगर वहाँ भी डॉक्टर नहीं है फिर वो कहाँ जाएगा। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र जी, जो आम आदमी पार्टी के एक खास चेहरे हैं, और उन्होंने कहा कि आज भी हम एमएलए महराज मलिक की सपोर्ट में, और जिस तरह वो पूरे ज़िले के किस तरह आप इसको देख रहे हो, जिस तरह कल से जो है जेएमसी डोडा में एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो हमारा ये जो नारा था, यानी इलेक्शन के अंदर हम गए थे कि हमने हेल्थ और एजुकेशन पे हम प्रॉपर बात कर रहे थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर भगवान के बाद उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जिस तरह डॉक्टर का ये कहना है कि हमने 20 से 25 साल बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के बाद जो है ये पोस्ट हासिल की है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमें ब्लेम किया जा रहा है। तो ये किस हद तक ठीक है? मैं आपको कहता हूँ कि डॉक्टर्स, भगवान के बाद अगर किसी पे विश्वास किया जाता है वो डॉक्टर्स होते हैं। और डॉक्टर्स जो होते हैं एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। जब आप वहाँ पे हैं तो आपको अच्छा काम करना है ना। अगर आप वो पोस्ट आपको मिल गई तो क्या आप काम नहीं करेंगे? काम करना पड़ेगा आपको। और देखिए, आपको अगर उस पोस्ट के ऊपर आप आए हैं, यू हैव टू वर्क फॉर द पब्लिक। आप पब्लिक के लिए काम कीजिए। अगर आप काम करते करते अगर आपको कोई बताएगा तो फिर आप बोल सकते हैं। जब 3 बार एक एमएलए जो है जेएमसी का दौरा करते हैं और उनको एक किस्म से वहाँ पे बात होती है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। ड्रेस कोड आप मुझे बताइए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये गलत बोलना है कि आपका ड्रेस कोड होना चाहिए? क्या नेम प्लेट होना गलत बात है? नहीं, आप मुझे बताइए। अगर ये गलत है तो आप गलत हमें ठहरा सकते हैं ये चीज़ें। और इलाज जो लोगों का है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो, कई डॉक्टर्स हैं, गुंदों में डॉक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वहाँ आने से इनकार कर देते हैं। अब जब डॉक्टर ही गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे तो मुझे इस सिस्टम की समझ नहीं आ रही है। अभी क्या लगता है, सिस्टम में सुधार देखने को मिल रहा है या कहीं ना कहीं जो आज माहौल है ज़िला डोडा का, जब वो चीज़ दिखती है फिर वो होता है ना। ये चीज़ें हो रही हैं, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। आप देखिए, जब आपको इलाज ही बेहतर नहीं मिल रहा है और आप गरीब से गरीब लोग जाके जो फिर प्राइवेट जाना पड़ेगा उसको, तो कैसे उसका खर्चा पूरा हो सकता है? हमें गरीब लोगों को भी तो देखना है ना। और हमारे यहाँ से सारे लोग जो हैं रेफ़र होकर अगर जेएमसी के अंदर जाते हैं तो क्या उनको वहाँ इलाज मिलना चाहिए? और वहाँ से मैं अभी सुन रहा था कि एक आदमी की जो है डेथ हो जाती है, उनकी मशीन काम नहीं करती। आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और कोई आदमी मर जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप बोल सकते हैं कि हाँ जी उसकी तो मौत आई हुई थी, यार मरना है, लेकिन अगर वो मशीन चल जाती क्या पता उसकी सांस चल सकती थी, उसकी मौत नहीं हो सकती थी। तो सिस्टम सुधारेंगे और सुधरेगा, और ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग और हैं, डॉक्टर्स और भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर, क्या लगता है सिस्टम में सुधार देखने को मिल रहा है या कहीं ना कहीं जो आज माहौल है ज़िला डोडा का, हॉस्पिटल में हंगामे चल रहे हैं, लोग सड़कों पर आए हुए हैं, और कल की अगर बात करें, कल के लिए भी जो है चलो डोडा का एक नारा लगाया गया है, किस तरह का माहौल बन रहा है ज़िला डोडा में? देखिए,
एमएलए साहब जो है उनको पब्लिक ने चुना हुआ है, और ये खाली उनका अकेले का काम नहीं है, ये पूरी पब्लिक का काम है, और पब्लिक पावर होती है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर आप जो है देखो यहाँ सेंटर, स्टेट, यूटी, एलजी वर्सेस ये वर्सेस चल रहा है, इसमें पब्लिक नुकसान हो रहा है। सब इंसानों को सोच करके अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर डॉक्टर्स अपना अच्छे से काम करें, टीचर्स अपना अच्छे से काम करें, समाज बेहतर हो सकता है। हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। अगर आप जो है खिंचातानी में अपने आप को छोटा बड़ा आंकने की कोशिश करोगे, फिर ये रिजल्ट होंगे और सिस्टम बेहतर होगा। आप देखिए सिस्टम बेहतर होगा। नहीं, आप मुझे बताइए कि जिस तरह आज एमएलए महराज मलिक ने एक इनिशिएटिव लिया कि जिस तरह उन्होंने जो है डॉक्टर्स को माफिया कहा, क्या आप अभी भी मतलब आप एमएलए महराज मलिक की सपोर्ट में हो, या जिस तरह क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब सिस्टम में एक तब्दीली नज़र आएगी और जो माहौल है ज़िला डोडा का उसे सुधारा जाएगा? नहीं, क्या आप भी घूमते हैं अपने पूरे, आपका काम जो है मीडिया का है, आप देखिए ना सर, उसका भी 4 बजे तक तो काम करें। एक डॉक्टर का मैं देख रहा था कि सैलरी गुंदों से निकलती है और बैठे जो है डोडा में है। नहीं, मान के चलते 1 या 2 डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट लैब पे बैठ रहा होगा, लेकिन जिस तरह आज डॉक्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुई, उसी के साथ साथ जीएमसी के जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कहा कि हर एक शख्स एक जैसा नहीं होता है। कुछ हमारे पास ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 24 घंटे जो अवेलेबल होते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, उन्हें भी जो है गलत ठहराया जा रहा है, पूरे सिस्टम को गलत ठहराया जा रहा है। इस पर जो है उन्होंने आज स्ट्राइक की, प्रोटेस्ट किया, इस पर क्या कहना रहेगा? देखिए, हम सब डॉक्टर्स को ख़राब नहीं कहते। इंडिया में बहुत बेहतर डॉक्टर हैं, हमारे डोडा में कई बेहतर डॉक्टर होंगे। सिस्टम में कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जो सिस्टम को बदनाम करते हैं, तो उन चंद लोगों को निकाल दो सिस्टम से, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। तो सिस्टम को बेहतर करना है, और हेल्थ के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और वहाँ पे लोग जो हैं, देखो यहाँ हमेशा लोगों को जो है जानवर समझा जाता है। गरीब लोग जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है, स्टिल उनको ह्यूमंस कंसिडर नहीं किया जाता है, उनकी वैल्यू नहीं होती है। देखो, एक कोई बड़ा आदमी होता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है या कहीं छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होता है। जब गरीब को प्रॉब्लम आती है, वो एक छोटे से हॉस्पिटल में जाता है, अगर वहाँ भी डॉक्टर नहीं है, फिर वो कहाँ जाएगा? ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र जी, जो आम आदमी पार्टी के एक खास चेहरे हैं, और उन्होंने कहा कि आज भी हम एमएलए महराज मलिक की सपोर्ट में, और जिस तरह वो पूरे ज़िले की अगर बात करें, सिस्टम को जो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो या भी कई दिगर हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, वो चाहते हैं कि कब गरीबों के साथ जो है इंसाफ किया जाएगा। आज भी कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा, क्या एमएलए महराज मलिक ज़िला डोडा के जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, क्या उन्हें सुधारने में कामयाब होते हैं, और क्या लोग एमएलए महराज मलिक की सपोर्ट में आते हैं, ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। हमारी मकसद यही अपने गली के, आप हमारे पिताजी के, ताकि ये मैसेज पूरी टाउन अपनी मैसेज हमारे अनता के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है वो पाई तक हमसे मैं सपोर्ट कम्युनिटी से काम करता हूँ। मैं इनका दिल के अभी कह रहे हैं, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया इस अच्छे मैसेज के साथ। स्वच्छ भारत रास्ता में से काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक जवान, हर एक लड़का, हर एक जो भी यूथ है वो आगे आए। हम उनका वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे। एक बहुत ही अच्छा मिशन है। जब हम अपना माहौल साफ सुथरा रखेंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।
इनिशिएटिव लिया है अर्बन लोकल बॉडीज ने। मैं तहे दिल से डायरेक्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो हमारे सुहेल साहब हैं, सीओ साहब, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी गुजारिश रहेगी अवामुल नाज से जो भी गार्बेज उनके घरों से निकलता है वो घरों में रखे, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी साहिब हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हार्ड वर्कर हैं वो, मगर मुझे यही बुरा लगता है जब ये सड़कों पे फेंका जाता है तो उसे लगता है कि हम अच्छी सिटीजन नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश यही रहेगी जो भी गार्बेज निकले वो अपने घरों में डस्टबिन में रखे। सुबह हमारे सफाई कर्मचारी आते वो गाड़ियों में लेकर उसको जो हमारी डंपिंग साइट पर है वहाँ पे ले जाएंगे। बाकी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है, उसमें यही मुद्दा मकसद उसका यही है कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस है, जो हमारे वाटर बॉडीज है, जो हमारे लेनेज है, उनको साफ सुथरा रखना है। इसी सिलसिले में हमने हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स है, जो हमारे सिविल स्टेट के यहाँ सीनियर सिटीजन को हमने मदद किया ताकि ये भी हमारे इस रैली का पार्टिसिपेट करें, ताकि इनकी मैसेज लोगों तक पहुँचे कि जो हमारा माहौल है वो ठीक तरह से होना चाहिए। इसी सिलसिले में हमने ये एक इनिशिएटिव लिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वर्दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि ये आज हम करने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मुद्दा और मकसद ये है कि ताकि इनकी भी मैसेज, ताकि इस सोसाइटी को जाए कि वो भी अपने जो इनके अपने रिश्तेदार हैं, हमसाए, पड़ोसी हैं, जो स्कूल स्टूडेंट, ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए कि वो भी इन तक, बल्कि हमारा माहौल को साफ, अगर हम माहौल साफ है तो जमानत हमारी है कि हम भी ठीक रहेंगे, हमारा माहौल भी ठीक रहेगा। दिस द कंटिन्यू प्रोसेस फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज। आप ये देख रहे हैं कि हर एक म्यूनसिपलिटी में आज हो रही है। अच्छा मिशन है, अच्छी मैसेज पास हो रही है, इसमें बहुत अच्छा डिसीजन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। ये होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, जो भी हमारे जो माहौलियात है वो साफ रहनी चाहिए। हमारा फर्ज भी बनता है, जो भी जितने भी यूथ है इसके साथ जुड़े, ये एक अच्छा काम है, ये होना चाहिए। डिसेबल सिटीजन अनंतनाग तम कर पे गर कचर नीर सह गर मजे थवान डस्टबिन न कि सड़कन चकन। तो वुचान आम तौर सुबह सफाई कर्मचारी बिचार सफाई कर त्रावन बे सड़कन पे गाड़ ये दीत हुआ मनाव कि यह मुदाद मकसद करो पुन अंद पुक खराब कह करो पे वाटर बॉडीज खराब कह तिकाज सफाई नसब ईमान। यही फरमो सन आजद ये सफाई आज ईमान। बाकी शुक्रिया। का ही मजा है। कश्मीर का ये सुहाना मौसम मैं चुराने आया हूँ। क्या बात है। कश्मीर का ये सुहाना मौसम मैं चुराने आया हूँ। रंगीन फूलों से खुशबू और रंग चुराने आया हूँ। क्या बात है। गुलाबों के फूलों से मैं शबनम चुराने आया हूँ। कश्मीर के हसीन चेहरों से वो नजाकत चुराने आया हूँ। गर्मी से जलते हुए मेरे गुजरात के लिए बर्फीले पहाड़ों की ठंडी चुराने आया हूँ। कोहरा क्या चीज है। डिफ्यूजर सर ये लाइव है, ये तो बता दीजिए। अभी सुन रहे हैं। ओके सर। नमस्कार दर्शकों, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पल्लवी। आप सभी पेरेंट्स के लिए ये जरूरी खबर हो सकती है और जरूरी जानकारी हो सकती है। आपको बता दूं कि एक 13 वर्षीय बच्चा जिसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई और कारण ये था कि उसे हार्ट अटैक आया गया और लेकिन उसे और उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि बच्चे को एसिडिटी हो चुकी है और उसके कारण उस बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। और उसी के बाद आपको बता दें कि इसके बाद जब उन्होंने गौर नहीं किया बच्चे पर, बच्चे की इस प्रॉब्लम पर गौर नहीं किया तो अचानक से बच्चे की मृत्यु हो गई। काफी ज्यादा दर्दनाक मौत जो कि इस बच्चे की हुई है और इस बच्चे की उम्र मात्र जो कि 13 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें कि क्या पूरी खबर है, ध्यान से सुनते चलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा ताकि तमाम पेरेंट्स सतर्क रहें और उनके बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है तो वो तुरंत अपने बच्चों को अस्पताल में लेकर जाएं। और अभी फिलहाल आपको बता दूं कि रात को 1 बजे के करीब जो कि उस बच्चे को
दर्द होता है, पेन होता है, और हॉस्टल सहायक को लगा कि उस बच्चे को एसिडिटी की दिक्कत हुई है। वहीं पर जो कि प्रबंधन ने लापरवाही के लिए हॉस्टल सहायक जो निलंबित कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर भी हो सकती है, क्योंकि कई बार जो पेरेंट्स हैं, जो लोग होते हैं आपके बच्चों के इर्द गिर्द, वो आपके बच्चों को सीरियस नहीं लेते और कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत ही जो कि नॉर्मली रखते हैं, नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके बाद बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। और इस बच्चे को भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पेन हुई, और उसके बाद जो वहाँ पर लोग थे जो उसके बच्चे के साथ थे, यानी आपको बता दें कि जो उसमें हॉस्टल सहायक था, उसने सोचा कि बच्चे को एसिडिटी हो चुकी है, और उसी के बाद उस बच्चे को जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन हुई, और उसी बच्चे की पेन को इग्नोर करने के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और आपको बता दें कि वो बच्चा 13 वर्ष का दर्द के साथ तड़पता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तड़प कर जो कि उस बच्चे की मृत्यु हुई। और आपको बता दूं कि दर्द से तड़पता रहा 13 साल का छात्र, और इलाज न मिलने के कारण हार्ट अटैक ने ली उस बच्चे की जान। और वहीं पर आपको बता दें कि जो वहाँ के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त डर में हैं, क्योंकि उनके बच्चे जिस तरीके से हॉस्टल में पढ़ते हैं, ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। और आपको बता दें कि ये एक बार फिर से हार्ट अटैक से एक बच्चे की मौत जो की हुई है, जो कि दिल दहला देने वाली घटना है। और आपको बता दूं कि वहीं पर बताया ये जा रहा है कि जो स्थित तपोवन संस्कार धाम पढ़ने वाले 13 वर्षीय बालक की हार्ट अटैक के कारण मौत हुई। वहीं महाराष्ट्र के रहने वाले मेघ जैन 3 साल से जो कि संस्कार धाम में पढ़ रहे थे, छात्र को हार्ट अटैक से पहले सीने में तकलीफ हुई और जो कि जान नहीं बच पाई उस बच्चे की, जिसके कारण। और वहीं पर बताया ये जा रहा है कि तपोवन संस्कार धाम में ये घटना 25 मई को जो कि हुई है। और वहीं पर आपको बता दें कि जो पूरा मामला है अभी फिलहाल गुजरात से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर गुजरात में एक बार फिर से हार्ट अटैक के कारण एक बच्चे की मृत्यु हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, वहां पर सामने आया कि छात्र दर्द से तड़पता रहा और मौके पर मौजूद हॉस्टल के सहायक उसे पास में जो कि बिठा लिया। और वहीं पर आपको बता दें कि शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चे के सीने में दर्द को स्टाफ ने गैस और एसिडिटी से होने वाले दर्द समझा, और वहीं इसके चलते उसने इमरजेंसी में जो कि उठाए जाने वाले विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया। लापरवाही बरतने पर जो कि जिस टीचर ने लापरवाही बरती थी उन्हें आश्रम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है फिलहाल के लिए। और हार्ट अटैक ने जान गंवाने वाले मेघ जैन तपोवन संस्कार धाम में जो पढ़ते थे 9वीं कक्षा में, और आपको बता दूं कि मेघ जैन की मौत जो कि तपोवन संस्कार धाम शोक में ये हुई है, और वहां पर अभी फिलहाल काफी ज्यादा दुख का माहौल है, और दूसरे छात्र भी काफी ज्यादा सदमे में हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो अपने बच्चों की या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब ये बताया जा रहा है कि मेघ जैन के पिताजी सचिन बंसाली और चाचा अतुल बंसाली खेतिया के मूल निवासी, लेकिन वर्तमान में जो कि महाराष्ट्र में शहादा में रहते थे। और वहीं पर आपको बता दें कि जहां ये जो गिफ्ट शॉप चलाते हैं, वहीं पर आपको बता दें कि बच्चे की मौत से परिवार में काफी ज्यादा मातम का माहौल है, और हॉस्टल काफी ज्यादा डरा हुआ है। हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा डरे हैं। ऐसे में आप सभी लोग सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आपके बच्चों को छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही अपने बच्चों को अस्पताल में लेकर जाएं, ताकि उनका जल्दी से जल्दी जो इलाज है वो हो, चाहे उन्हें कोई भी पेन हो, चाहे कुछ भी हो, उनका उपचार जल्दी से जल्दी हो और वो बिल्कुल ठीक होकर वापस घर लौटे। अब फिलहाल ये हार्ट अटैक था या बच्चा किस तरीके से उस बच्चे की मृत्यु हुई है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि बच्चा कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के कारण जो कि पेन हुई उसे, और उन टीचर्स ने उस पेन को हल्के में लिया और उस बच्चे को एसिडिटी की दवाई दी, यानी उसका उपचार के लिए उसे हॉस्पिटल में नहीं लिया गया, उसे जो कि लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उस बच्चे की जान चली गई। आप सभी लोग ओम शांति कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा और अपनी राय को भी बताते चलिएगा, और अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखते चलिएगा ताकि आपके बच्चों के साथ इस तरह की घटना ना हो। आप सभी देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर
खत्म नहीं हुआ बल्कि कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। अभी आपको बता दूं कि कल फिर से सायरन बजेगा और कल फिर से मॉक ड्रिल होगी। वहीं पर आपको बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त की जो निकल कर आ रही है, आपको बता दूं कल यानी 29 मई को यहाँ मॉक ड्रिल जो की होगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सीमा से स्टे है या इलाके जिस तरह के हैं, वहीं पर आपको बता दूं कि कल फिर से एक बार कुछ बड़ा जो कि वो होने वाला है। और आपको बता दूं कि अब फिलहाल बताया जा रहा है कि इस महीने यानी आपको बता दे तो 7 मई को जो कि भारत सरकार ने पूरे देश में मॉक ड्रिल की थी। और ये मॉक ड्रिल किसी भी युद्ध की स्थिति में लोगों को तैयार रहने के लिए कराई गई थी। वहीं पर आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले वाली रात यानी 6 से 7 मई की रात को ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में चल रहे कई आतंकियों कैंपों को तबाह किया था। वहीं आपको बता दें कि अब एक बार फिर से सरकार ने जो कि 4 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में जो कि 29 मई को मॉक ड्रिल कराने को जो कि जा रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले काफी समय से जिस तरीके से हालात बने थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए देखा गया है कि कल फिर से जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी और कल कुछ बड़ा जो कि वो हो सकता है। ऐसे में पिछली बार भी जो कि ब्लैकआउट हुआ था और साथ ही आपको बता दें कि सायरन बजाए गए थे और कल फिर से वही चीजें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग परेशान होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जब ब्लैकआउट होगा तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि ब्लैकआउट के समय आपके घरों की लाइट्स बंद रहें और साथ ही साथ अगर टॉर्च ऑन हो तो वो भी बंद रखें। साथ ही अगर इन्वर्टर्स की लाइट ऑन हो तो उसे भी बंद रखें। और आपको बता दें कि जब ब्लैकआउट होगा तो टोटली पूरे तरीके से आपको अंधेरा रखना है। और ये जो ब्लैकआउट है कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं होने वाला है, यानी रात 8 बजे के बाद कुछ समय के लिए जो कि ब्लैकआउट रहने वाला है। और आपको बता दूं कि बहुत जो कि ये ज़रूरी सूचना है तमाम लोगों के लिए कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से जो कि ब्लैकआउट होगा और इसके अलावा मॉक ड्रिल भी की जाएगी। ब्लैकआउट के साथ जो कि कई जिलों में जो कि विभिन्न जगहों में मॉक ड्रिल की जाएगी। और ऐसे में फिलहाल किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आपको बता दें कि मॉक ड्रिल जो कि इससे पहले भी हुई थी तब भी बिल्कुल आपको बता दिया जाए कि सायरन बजाया गया था ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। साथ ही आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ भारत की तरफ से चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा में एक बार फिर से ब्लैकआउट होगा। और ब्लैकआउट के साथ जो कि कई ऐसे जो जगहें हैं जहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि ये सारी गतिविधि हरियाणा में 29 मई को होगी, यानी कल के दिन ये मॉक ड्रिल होगी और सायरन भी बजेगा और ब्लैकआउट भी होगा। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है कि वीरवार शाम यानी कल शाम 8 बजे ब्लैकआउट होगा। उसके बाद आप सभी को जो लाइट्स हैं वो ऑफ रखनी है, अपने टॉर्च ऑफ रखनी है और लाइट्स ऑफ रखनी है। साथ ही साथ इन्वर्टर्स की लाइट्स भी ऑफ रखनी पड़ेगी। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी इस ब्लैकआउट के दौरान जो कि अस्पताल और अग्निशमन केंद्र और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन जैसी आवश्यक आपातकालीन सीमाएं जो कि वो शामिल नहीं होंगी, यानी ये सब खुले रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो वो सब जो कि बंद रहेगा। और वहीं पर आपको मैं ये भी बता दूं कि इस मुख्य उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन तंत्र की जो परीक्षण है वही साथ ये बता दें कि नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय के सुधार जो करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इससे पहले जो कि बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से ऑपरेशन जो कि सिंदूर का नाम जो कि दिया गया था। वहीं पर आपको बता दें कि ब्लैकआउट के अलावा विभिन्न जगहों को जो कि शाम 5 से रात बजे के बीच जो कि मॉक ड्रिल की जाएगी और इसकी गतिविधि की पूरी रिपोर्ट जो कि गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। अभी फिलहाल बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही थी और बता दें कि 4 जिलों में जो कि ये मॉक ड्रिल होगी और वहीं पर कौन कौन से ये इलाके हैं वो चीज़ भी आप ध्यान से सुनते चलिएगा। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जो खबर है वो आपको जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जहां पर कल के दिन मॉक ड्रिल होगी और वहीं पर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल आराम से आप अपने घरों पर रहें। और अगर आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं या थर्ड फ्लोर पर रहते हैं तो आपको बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर रहना है ताकि
आप आराम से अपने घरों पर रह पाएं। और आपको बता दें कि इससे पहले भी सुरक्षा बलों के द्वारा पाकिस्तानियों की कई ऐसे जो ठिकाने हैं उसे जो कि वो उध्वस्त किया गया था और वहीं पर कई जो आतंकी हैं उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और इसमें जो कि कई आतंकी मारे भी गए थे। और आपको बता दें कि फिर से एक बार मॉक ड्रिल जो कि होने जा रही है और ऐसे में बता दें कि जो सायरन है वो भी बजाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो मॉक ड्रिल है ये कल होने वाली है और कल आपको बता दें कि 6 बजे के माफ़ कीजिएगा 8 बजे के बाद जो कि ब्लैकआउट रहेगा। और साथ ही अगर आपके घरों पे खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं, तो आप उन खिड़कियों से भी दूर रहिएगा क्योंकि कई बार जो कि धमाके की आवाज़ से ये जो खिड़कियां हैं कांच की ये टूटती हैं जिसके बाद कई लोगों को जो कि चोट भी पहुंचती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। इसमें फ़िलहाल जो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो इस वक्त फ़िलहाल बताई गई हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोग इस वीडियो को, इस खबर को ज़रूर शेयर करते चलिएगा और साथ ही अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में रखते चलिएगा। फ़िलहाल आप सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सुरक्षा बल, हमारी सेना जो है वो तैनात है पूरे तरीके से ताकि जितने भी भारतवासी हैं उन्हें जो कि सुरक्षा दी जाए और पूरे तरीके से। साथ ही साथ आप जय हिंद भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते चलिएगा। और कल मॉक ड्रिल होने वाली है, आगे की क्या कुछ अपडेट आएगी वो भी आप तक ज़रूर साझा करेंगे और आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में रखते चलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। देखते रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। एज ए पॉलिटिकल लीडर, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार का एक हिस्सा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो हमारे लोग मजबूर हैं, जो एक डर के माहौल में अभी भी हैं। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है और उसके बाद जंग भी हुई और उसके बावजूद भी अगर इन जगहों को खोला नहीं जाएगा तो उससे एक गलत मैसेज आ रहा है। आप उस जगह की इंक्वायरी करिए, वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है शहर से, लेकिन शहर के जो अंदरून के इलाके हैं कम से कम उन जगहों को आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ये एक डर का माहौल है, हम इसे नहीं देख सकते हैं और हम उनके डर से डरने वाले नहीं हैं। मैं अगर आज आया हूं, मैं बिना सिक्योरिटी के भी जा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सरकार एलो नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एलो नहीं कर रही है, तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, उस जगह पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन ये जो बाकी जगह हैं पहलगाम की, इन जगहों को तो सेफ करार दे दीजिए। हम क्या आतंक के डर से डरते रहें और 4 लोगों की दहशत से हम भाग जाए, अपने घरों को छोड़ जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये उन लोगों को भी मैसेज है, आप देख लीजिए, जो लोग वहां से हमारी हमदर्दी लेकर आते हैं, हम अपने घरों के अंदर भी अपने घर के बगल में नहीं जा सकते। ये गलत बात है और इसके हम मुखालिफ हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी है और आपने हमारे जीने के अधिकार हमसे छीन लिए। और सरकार को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के लोग सक्षम हैं, ये जीना चाहते हैं और आप इन पे जीने की पाबंदी ना लगाइए। पहलगाम में कुछ लोग आए, उन्होंने ये वाकया किया और उससे बदनामी पूरे देश के अंदर होगी। ये वो सरजमीन है जहां बाहें फैलाकर लोगों का स्वागत किया जाता है। और आज भी ये उस उम्मीद से, इसलिए नहीं कि रोजगार चाहिए, इसलिए कि इस पहलगाम की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया से लोग आए और उन लोगों से मिलने के शौक ये लोग भी रखते हैं, ताकि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आए। अगर वो पहलगाम आएंगे तो इन लोगों को भी मौका मिलेगा, अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आए, कोई स्विट्जरलैंड से आए, कोई और किसी मुल्क से आए, वेस्ट इंडीज से आए, उन लोगों को देखने का मौका इनको भी मिलेगा। रोजगार की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक आजादाना तरीके से लोगों को जीने का हक होना चाहिए। और इस खौफ के माहौल को अगर सरकार ठीक नहीं कर पा रही है, अगर गाँव और देहात के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिलेगी, तो फिर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। आप लोगों का एजेंडा क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? और पाकिस्तान के उन लोगों का खौफ, 4 लोगों का खौफ करोड़ों लोगों के दिलों में भरना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और ये हमारा घर है, हम अपने घर के अंदर भी कैद नहीं रह सकते। और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, अगर आपने वो वाला इलाका
बंद किया है, ठीक है, उसमें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अहाते में बंद कर लीजिए, लेकिन जो बाकी का इलाका है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उनको खोल दीजिए ताकि यहाँ के लोग भी जाएं, कश्मीर के लोग आए। आज संडे का दिन था, मैंने सोचा था, मैंने कल भी गुजारिश की थी, जम्मू कश्मीर की आवाम को जब जब मुसीबत घरों के अंदर मोहल्ले में आती है तो मोहल्ला इकट्ठा होकर उसकी मुसीबत का अजाला करता है। मैंने कल कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग, अगर देश के अलग अलग जगहों से लोग नहीं आते हैं, आप पहलगाम आइए, आप कश्मीर आइए और इसकी रौनक को बरकरार रखिए। वो घर तब तक अच्छा नहीं लगता है चाहे वो करोड़पति हो, लेकिन उसमें बैठने वाला अगर एक ही होगा ना, उसको सुकून नहीं आता है। यहाँ के ये लोकल्स हैं, इन्होंने इस खूबसूरती को देखा है, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा पहलगाम कितना खूबसूरत है। और अगर देश के लोग, दुनिया के लोग इसको नहीं देखेंगे तो घुटन होती है कि ऐसी खूबसूरत जगह को भी देखने के लिए हमें मौत का खौफ है। और अगर सरकार उसमें अपना रोल अदा नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हो रही है। मैं जाना चाहता हूँ, एक बार फिर लौट के आऊँगा, उस मुकाम पे जाने की ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जो माहौल में 30 दिन के बाद भी देख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। और अगर अमित शाह आ सकते हैं, हम भी सरकार में बैठे छोटी सी स्टेट के अंदर, स्टेट कहिए या यूटी कहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बात अलग है कि उतना पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन वोट की ताकत से इस देश के आईन में रहकर इस यूटी के अंदर ऐवान का एक हिस्सा हूँ। अगर होता तो शायद मंत्री भी बन सकता, अगर होता तो कुछ भी बन सकता, क्योंकि मैं जीत कर गया हूँ और वही वोट लेकर वो भी हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं। उनकी सोच के फैसले हम लोगों पे थोपे जा रहे हैं।